प्लस सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ, इसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं। कैसा लॉ? लॉ ऑफ एरिया। किसी को पता है क्या क्या होता है? केपलर्स का दूसरा लॉ क्या दिया था उसने? उसने बोला कि चलो देखो प्रूफ कर देता हूं मैं। ये अपना इलिप्स का पाथ, यहां पे है आपका प्लैनेट सन जो है, यहां पे कोई प्लैनेट है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, मान लो किसी मूवमेंट पे ये r है और यहां पे इसका स्पीड जो है v है। लेट अस अज्यूम इट्स स्पीड इज v। इसका मास कुछ ले लो, ms बोल देता हूं इसको, सैटेलाइट का जो मास है। अब ध्यान से सोचो, याद करो हम लोग क्या करते थे। मान लो कि dt टाइम में, ठीक है ना, ये प्लैनेट जो है, सॉरी ये सैटेलाइट जो है, एक स्मॉल इंटरवल यानी कि छोटा सा टाइम लिया उसने dt और ये यहां से मूव करके यहां पे आ गया। ठीक है, ये दूसरा पोजीशन उसका, यानी कि यहां से यहां तक आने में उसने कितना टाइम लिया? dt टाइम लिया यहां से यहां तक आने में। अब ये वाला जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं थोड़ा बाहर बनाता हूं अलग से, ध्यान देना। ऐसा कुछ है, ठीक है। यहां पे अपना सन था और यहां से लेके यहां तक, यहां पे स्पीड v था और ये टाइम इंटरवल लगा dt। तो जरा बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? यहां पे स्पीड v था और यहां से यहां तक टाइम इंटरवल लगा dt। तो क्या ये वाला डिस्टेंस जो होगा इसको मैं v dt लिख सकता हूं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अच्छा इसमें ध्यान रखो, इस वाले एंगल को हम लोग थीटा बोलते थे, इसको आगे बढ़ाते थे, याद है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया था। तो ये वाले एंगल को हम लोग, यानी कि r और v के बीच का जो एंगल था उसको थीटा बोला करते थे। अगर ये एंगल थीटा बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना होता? क्या 180 माइनस थीटा? सही बोल रहा हूं? तो ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा कितना? पाई माइनस थीटा। यहां से एक काम किया, इस ट्रायंगल पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका हाइट में बोल देता हूं h। मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूं। आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्शन। यानी कि जब ये सैटेलाइट dt टाइम इंटरवल में यहां से लेके यहां पहुंचा तो उसने जो ट्रायंगल बनाया, यानी कि सन के ऊपर जो एरिया स्वीप किया, उसका वैल्यू कितना है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इसको dA बोल देता हूं, स्मॉल एरिया। क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है? जरा बताओ इस ट्रायंगल में बेस कितना दिख रहा है तुमको? हाफ इंटू बेस, क्या ये बेस हो जाता? अरे ये r हो गया, तो बेस तो हो गया r और हाइट कितना बच्चों? h। ठीक है, ये h तो हम अपनी मर्जी से लेके आते हैं, मर्जी से लेके आए हैं हम। तो मैं इस h का वैल्यू निकाल रहा हूं, ये v dt के टर्म में। ये ऊपर वाला ट्रायंगल देखना, ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको? इस वाले ट्रायंगल में साइन पाई माइनस थीटा, क्या साइन थीटा होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो क्या मैं साइन पाई माइनस थीटा को लिख सकता हूं h डिवाइडेड बाय v dt? ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल, अरे लिखो मत, बोर्ड पे देखो, ये वाला ट्रायंगल सिर्फ देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस वाले ट्रायंगल में बच्चों ये वाला एंगल है पाई माइनस थीटा है, तुमको दिख नहीं रहा है लेकिन ये है, दिस इज पाई माइनस थीटा। तो मैंने लगाया साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? क्या साइन थीटा हो जाता है? तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? h डिवाइडेड बाई v dt। तो यहां से h का वैल्यू मुझे मिल गया कितना? v dt इंटू साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 मानता हूं और इसको इक्वेशन 2 लेता हूं, और मैंने क्या किया, यहां से h का वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या dA इक्वल टू, ध्यान देना, क्या मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू r इंटू h के प्लेस पे कितना? v dt इंटू साइन थीटा। सही बात, कोई दिक्कत किसी को? अब एक चीज और गौर करो, अगर इस पॉइंट पे मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना होता, इस पॉइंट, इस फोकस के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम याद है? mvr साइन थीटा याद है? एंगुलर मोमेंटम। तो अगर इस पॉइंट को मैं a बोल दूं, एट पॉइंट a, या फिर p बोल दो, a मत बोलो, एरिया डिनोट कर चुका हूं ऑलरेडी मैं, एट पॉइंट p, जरा बताओ एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होता? एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। क्या मैं लिखता ms इंटू v इंटू r इंटू साइन ऑफ r और v के बीच का एंगल कितना?
साइन थीटा, ये लिख सकता था एम भी आर साइन थीटा। अच्छा अब ध्यान से देखो तो एम एस किधर गया भाई, इसमें एम एस कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से हम किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, वी आर साइन थीटा। वी आर साइन थीटा दिख रहा है, ये देखो, तो यहां से बताओ v इंटू आर इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना होता, क्या L डिवाइडेड बाई एम एस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको उठा के मैं इस वाले इक्वेशन में वापस पुट कर रहा हूं। तो जरा मुझे बताना डीए कितना मिलेगा, 2 मिनट और रुक जाओ। चलो डीए का एक्सप्रेशन बताओ। डीए इक्वल टू हाफ इंटू वी आर साइन थीटा के जगह पे आ गया L डिवाइडेड बाई एम एस, और कौन बच गया, क्या एक dt और बच गया। यानी कि मुझे क्या मिला, इस dt को अगर मैं इधर ले आऊं तो dA डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू व्हाट, L अपॉन 2ms। और ध्यान से देखो तो क्या ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, मास ऑफ सैटेलाइट बदलेगा नहीं, 2 कांस्टेंट है ही। तो क्या मैं बोल दूं कि dA बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट, dA बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका मतलब निकालो, dA बाई dt यानी कि एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया स्वेप्ट बोलते हैं इसको, या फिर एरिया सबटेंडेड, एरिया सबटेंडेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। अब मतलब निकालो इसका, कोई भी प्लेनेट, ठीक है, या फिर कोई भी सैटेलाइट जब एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, किसी प्लेनेट के चारों ओर जब मूव कर रहा है, तो वो dt टाइम इंटरवल में, dt टाइम इंटरवल में जितना एरिया उसने बनाया dA बाई dt दैट इज कांस्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर dt टाइम में इसने इस वाले पॉइंट पे इतना एरिया सबटेंड किया है, तो अगर कोई और dt इंटरवल लेता, मान लो कि सैटेलाइट यहां पे होता, लेट अस एज्यूम यहां पे होता, ठीक है, और यहां से dt टाइम में वो सैटेलाइट यहां पहुंचता, सेम टाइम, यहां पे भी कितना टाइम लिया था dt, यहां पे भी कितना टाइम लिया dt, तो ये जो यहां पे एरिया वापस से सबटेंड करने वाला है, ये वाला वैल्यू, ये और ये दोनों एरिया कितना आएगा, इक्वल आएगा। यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में कोई भी सैटेलाइट अपने प्लेनेट पे जितना एरिया स्वीप करता है उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कुछ लिखा देता हूं, उसके बाद ये लिखना, लिखो, पहले लिख लो, इसका लैंग्वेज लिख लो। मैथमेटिक्स में किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, शर्माना मत। लिखो, a line that connects planet to the sun, a line that connect planet to the sun sweeps out equal areas, sweeps out, फिर से बोल रहा हूं, चलो, a line that connects planet to the sun, a line that connects planet to the sun sweeps out equal areas in equal intervals of time, sweeps out equal areas in equal intervals of time at the sun, sweeps out equal areas in equal interval of time at the sun। तो कुल मिला के बात बस इतनी है, अगर एक लाइन में बोला जाए तो कोई भी प्लैनेट या फिर कोई भी सैटेलाइट जिस प्लैनेट के चारों ओर घूम रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने प्लैनेट पे जितना एरिया सबटेंड करता है उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि 10 सेकंड में वो जितना एरिया बनाएगा, 10 सेकंड में सैटेलाइट का पोजीशन कहीं और है, ठीक है, तो वो पोजीशन भी उस पॉइंट पे उतना ही एरिया सबटेंड करेगा। ठीक है, अभी लिख लो ये एक्सप्रेशन, यहां से लिखना है ऐसे, फिर वो लास्ट में। क्या क्या, फिर से बोलो। नहीं, एमएस बच्चे मास ऑफ सैटेलाइट है ये, ठीक है, दिस इज मास ऑफ सैटेलाइट। इसको सन लिख लो, सन के मास का फिलहाल जरूरत नहीं पड़ा है हमें।
ms is mass of satellite, dt is small time interval, अरे बक्सा ब्रदर्स, तुम्हारा भाई कहाँ गया? अच्छा इधर बैठे, छोड़ दिया उसका साथ तुम? झगड़ा हो गया क्या? हैं? झगड़ा नहीं हुआ है? ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ बैठा है, डर नहीं लगता है? वो भी देख मास्क नाक के नीचे लगाया है। भात नमक तेल खा लिया? वही खाया? क्या इंसान है ये? भात नमक तेल खा के कैसे जिंदा रह सकता है कोई? सिर्फ मॉर्निंग में खाती है? बहुत बढ़िया। तुम्हारा पहला क्लास है क्या आज? ऑनलाइन किया था? आज देखने आ गई मेरा चेहरा ना? एक्चुअली में ये आदमी कैसा दिखता है आज देख के आते हैं। हो गया? तुमको देखने में दिक्कत हो रहा है क्या? आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? चश्मा मेरा ट्राई करोगी? चेक करा लो एक बार जाके। आंख पे जोर मत डालो, ज़्यादा खराब हो जाएगा। ऐसे खराब तो होना ही है एक ना एक दिन, सबका खराब होना है। आज जुबिंदा का बर्थडे, कोई पार्टी वार्टी दे रहा है क्या तुम लोगों में से? कुछ भी हो तो मुझे। अच्छा तू भी बोल रहा है अभी? शाबाश बेटा। कंजर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, लास्ट क्लास बताया तो था, बताया था ना? एमबीआर साइन थीटा हमेशा कांस्टेंट होता है उस प्लैनेट, उसके अबाउट, किसके अबाउट? उस प्लैनेट के अबाउट जिसके चारों ओर घूम रहे हैं, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। इसके बारे में डिटेल पढ़ेगा तुम रोटेशन में, क्यों होता है, कैसे होता है। चलिए मैं मिटा रहा हूं अभी। तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई कि जितना भी प्लैनेट घूम रहा है या फिर जितना भी सैटेलाइट घूम रहा है किसी प्लैनेट के चारों ओर, वो इक्वल टाइम इंटरवल पे अपने सैटेलाइट पे इक्वल एरिया स्वीप करता है। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको, छोटे मोटे सवाल बहुत सारे दिखेंगे। ऐसे दे देगा, बोलेगा यहाँ पे है अपना कोई प्लैनेट है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है MS, वो DT टाइम में यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, और ये एरिया का वैल्यू दे देगा तुमको A1, और फिर बोलेगा यही सैटेलाइट जो है वो इतना एरिया स्वीप किया DT टाइम में ही, यहाँ से लेके यहाँ गया, और बोलेगा कि ये वाला एरिया जो है वो A2 है। अगर दोनों टाइम इंटरवल सेम है तो क्या A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा? पक्का? तो ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि A1 ग्रेटर देन A2, A2 ग्रेटर देन A1, A1 इक्वल टू A2। एक सवाल पूछा हुआ भी है कहीं पे, ऐसे दिया। चलो बताना तुम, यहाँ पे है प्लैनेट,
ध्यान दो। और एक सैटेलाइट जो है मान लो कि ए से लेके बी तक गया, ए से लेके बी तक गया यहां तक, ठीक है। इसमें टाइम लगा इसको T1, यानी कि ये इतना एरिया स्वीप किया जब ए से बी तक गया तब। और एक सैटेलाइट जो था मान लो कि सी से डी तक गया, सी से लेके डी तक, और उसने एरिया स्वीप किया कुछ इतना। जब यहां से यहां गया फ्रॉम ए टू बी तो उसको टाइम लगा T1। और जब वो गया C टू D, फ्रॉम C टू D तो उसको टाइम लगा T2, ठीक है। तो आपसे पूछेगा बताओ T1 इक्वल टू T2, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, कौन सा सही है? सर आपने तो सवाल ही बदल दिया। सैटेलाइट जा रहा है सबसे पहले A से B, ये यहां से लेके यहां तक, और एक बार सैटेलाइट जा रहा है C से D, यहां से यहां तक। इसमें टाइम लगा उसको T1 और इसमें टाइम लगा उसको T2। बताओ T1 T2 में क्या रिलेशन होगा? नहीं, ऐसे डायग्राम बना दिया था उसने, कुछ नहीं बोला उसने एरिया के बारे में। तो क्या टाइम बराबर होगा? बराबर कैसे होगा रे गधे? एरिया बराबर दिख रहा है तुझे? अच्छा इतना बताओ कौन सा एरिया ज्यादा दिख रहा है? इधर वाला, राइट साइड वाला। और हमें पता है dA बाई dt कांस्टेंट होता है, यानी कि एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अरे dA बाई dt क्या है? कांस्टेंट है। हमने पढ़ा सर केपलर सेकेंड लॉ से कि dA बाई dt इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूं dA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, यानी कि जहां एरिया ज्यादा होगा वहां टाइम भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसको A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, तो देख के साफ साफ फील नहीं आ रहा है कि A1 जो है वो ग्रेटर देन A2 है। इसलिए बहुत बड़ा बनाया था वो जानबूझ के, कि लोग ये ना सोचे कि अच्छा A1 कैसे A2 से बड़ा है। देख के पता लग रहा है कि A1 जो है वो A2 से बड़ा है। तो अगर A1 A2 से बड़ा है तो क्या मैं बोल दूं T1 ग्रेटर देन T2 होगा? खत्म कहानी, इतना ही सवाल था। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चे टाइम सेम दिया हुआ था, टाइम सेम दे दे तो कहानी ही खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सेम दिया हुआ था? टाइम सेम दिया था। बोला कि यहां से यहां जाने में भी उसको dt टाइम लग रहा है और यहां से यहां जाने में भी कितना टाइम लग रहा है? dt टाइम लग रहा है। तो अगर टाइम इंटरवल सेम है तब तो एरिया सेम ही होगा। बात समझ आ रही है? हालांकि देख के फील नहीं आ रहा है कि अच्छा ये A1 शायद A2 से छोटा है, ऐसा कुछ लग रहा है, बट टाइम इंटरवल उसने इक्वल दिया है, तो ये पक्की सी बात है कि A1 A2 बराबर होगा। और अगर कभी ऐसा आ जाए कि एरिया किसी से ज्यादा है किसी से कम है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट होगा। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा इलिप्स का एरिया होता कितना है? ओ सॉरी, एरिया तुमको नहीं लिखा है ना मैंने। अरे मैथ्स वाले बताओ इलिप्स का एरिया रे, पढ़ चुका है तू? कुछ दिन पहले पढ़ाया था, इंटीग्रेशन में भी पढ़ाया था ना। हरामी है, देख पूरा प्रूफ करके दिखाया था कि एरिया कैसे आता है। कितना होता है अरमान इलिप्स का एरिया? पाई ए बी। यार एक गधे है साजिद खान। अच्छा एक और लॉ बच गया, उसको भी प्रूफ कर दें क्या? अरे वो टाइम पीरियड वाला। हाँ जी हेडिंग लगाओ। केपलर्स कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। चलो थर्ड लॉ, ये टाइम पीरियड वाला लॉ है, वही जो टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू हमने पढ़ा था। ठीक है, उसको हमने सर्कल के लिए तो प्रूफ कर लिया, अभी इलिप्स के लिए करते हैं। ये अपना इलिप्टिकल पाथ, यहां पे है अपना प्लैनेट या फिर सन, जो भी बोल दो। हाँ जी याद दिलाओ एक बार पुरानी बातें।
क्या इसको हम क्या बोलते थे, अपोजी या पेरिजी? जो सबसे क्लोजेस्ट होता था सैटेलाइट जब यहां होता था, दिस इज पेरिजी। पेरिजी, इसको हमने R1 बोला था, याद है, या फिर R मिनिमम बोला था। और अपोजी वाला जो डिस्टेंस था उसको क्या बोला था, R2 बोला था। यहां पे स्पीड अगर V1 हो और यहां पे स्पीड क्या हो, V2 हो, याद दिलाओ एक बार। R1 R2 V1 V2 का एक्सप्रेशन बोलो कोई। R1 कितना था, A इंटू, अरे ये सब लिखाया था यार, नहीं लिखाया था क्या, A इंटू 1 माइनस ई। R2 कितना था, A इंटू 1 प्लस ई। याद आ रहा है, पक्का याद आ रहा है। ए बी पूछोगे सर क्या है, ये इलिप्स का सेंटर, तो इसको ए बोला करते थे यहां से यहां तक, और इसको क्या बोलते थे, बी। और बी और ए में भी एक रिलेशन था, बी इक्वल टू क्या था, ए अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, यही था क्या? अच्छा, V1 V2 का एक्सप्रेशन बताओ, निकाला था बहुत बढ़िया से सॉल्व करके। V1 कितना था, कौन बोलेगा, अंडर रूट, पीछे देख लो, अंडर रूट जी एम पी डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। देखो मुझे याद है, तुम भूल गए। और V2 कितना था, अंडर रूट जी एम पी डिवाइडेड बाई ए, क्या प्लस माइनस उल्टा एक्सचेंज हो जाता था, 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। ये सारी बातें हम कर चुके थे। उल्टा हो गया, यहां पे प्लस, यहां माइनस, और यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। चलो ठीक। अच्छा, हमने थोड़ी देर पढ़े पढ़ाया फ्रॉम सेकेंड लॉ। फ्रॉम सेकेंड लॉ हमने क्या बोला भाई, dA बाई dt इक्वल टू L बाई 2ms, ये पढ़ाया हमने आपको। अब पूरे इलिप्स की बात करते हैं, पूरे इलिप्स को उठाते हैं, पूरे इलिप्स का एरिया पकड़ते हैं। तो फॉर होल इलिप्स, ये वाला रूल अप्लाई करता हूं, इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूं, कोई एक पॉइंट उठा लिया, मान लो ये पॉइंट P है। तो क्या dA को मैं, चलो तो छोटा एरिया था, इस बार बड़ा एरिया ले रहा हूं, तो कैपिटल ए लिखता हूं, ठीक है। और टाइम पीरियड पूरा एक चक्कर मारने में लेट अस एज्यूम कि उसको टाइम कितना लगा, कैपिटल T मान लेते हैं। तो A बाई टी इक्वल टू वॉट, L बाई 2ms। अरे ठीक है, एरिया होता कितना इलिप्स का, पाई ए बी। याद रख लो बच्चों, अगर किसी को नहीं याद है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका एरिया होता है कितना, पाई ए बी। ये इलिप्स है। और याद करो, अगर ये ए और बी बराबर हो जाए तो सर्कल बन जाता था। अगर बी के जगह ए आ जाए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाता था, ए स्क्वायर। और जिसका एरिया कितना हमने पढ़ा है, पाई ए स्क्वायर। याद है, यहां पे बी के जगह ए रख दोगे तो ये भी तो पाई ए स्क्वायर बन जाएगा। तो सर्कल का एरिया ये होता है, इलिप्स का एरिया होता है। आइए इधर एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं भाई। इस पॉइंट पे लिखता हूं मैं एंगुलर मोमेंटम, चलो बताओ, इस पॉइंट पे P पे। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ms इंटू V1 इंटू R1 इंटू साइन 90। यहां पे तो एंगल 90 होता है, याद है, ये एंगल डिवाइडेड बाई 2ms। बहुत बढ़िया सर। अब देखो ms ने ms को मार दिया, तो यहां से हम क्या करें, अपने पास आ रहा है पाई ए बी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू V1 इंटू R1 डिवाइडेड बाई 2। सही लिख रहा हूं, चलो वैल्यू डालता हूं मैं, इसको मिटा दूं, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा छोड़ो, नहीं मिटाता हूं। पाई ए बी डिवाइड बाई टी, यहां पे b का भी वैल्यू डाल देता हूं, पाई इंटू ए, सबको a के टर्म में ला रहा हूं। क्या b के जगह पे मैं लिख सकता हूं a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना, अंडर रूट जी एम पी डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। ये हो गया V1 इंटू R1 का वैल्यू, R1 क्या a इंटू 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई कितना 2। कोमा में मत जाना, रुक जाओ थोड़ी देर और। कुछ नहीं किया है, यहां b का वैल्यू डाला है, V1 का वैल्यू डाला है और R1 का वैल्यू डाला है, ठीक है, जो यहां पे लिखा हुआ है उसको उठा के उसमें पुट कर दिया हमने।
अब थोड़ा सा सावधानी के साथ सॉल्व करते हैं हम, देखना। तो ये हो गया पाई ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए को क्या मैं लिख दूं, अंडर रूट 1 माइनस ई इंटू अंडर रूट 1 प्लस ई, बुरा नहीं मानोगे ना। 1 माइनस ई स्क्वायर को लिखा, ये मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और रूट दोनों के साथ अलग अलग कर दिया मैंने, रूट 1 माइनस ई इंटू रूट 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू, इधर देखो, अंडर रूट जी एम पी डिवाइडेड बाई कितना है यहां, ए है ना, इसको अंदर ही लिखो, बाद में इसको बाहर निकालेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे, डिवाइडेड बाई ए इंटू, इसको अलग अलग कर रहा हूं, अंडर रूट 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ई इंटू ए अंडर रूट 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये वाला टर्म जो था, ये वाला टर्म को अलग रखा, और ये वाला जो टर्म था रूट के अंदर 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, रूट अलग अलग कर दिया, अंडर रूट 1 प्लस ई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस ई, ठीक है। और यहां पे तो चल ही रहा था a इंटू 1 माइनस ई था, सॉरी यहां पे क्या है a इंटू 1 माइनस ई। अब कौन कौन उड़ रहा है जरा उड़ा दो तो एक बार। एक तो सबसे पहले सर ये a से एक ये उड़ गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा दूर का सोचोगे, ये रूट 1 माइनस ई से इसको काटेगा, रूट 1 माइनस ई से, सबको दिख रहा है। अरे 2 बाई रूट 2 जो होता है वो रूट 2 के बराबर होता है, ये पता है ना, ठीक है। मैं डर लगता है मुझे इसे काटने में, तो क्या मैं इसको इससे काट दूं रूट 1 माइनस ई से, ठीक है। ये पूरा था, ये रूट में था, तो इसको काटा इसने रूट से, और ध्यान से देखो ये रूट 1 माइनस ई और ये रूट 1 माइनस ई अब एक दूसरे के साथ उड़ गया LHS RHS से, ठीक है। अब क्या बचा, रूट 1 प्लस ई भी उड़ा क्या, बहुत बढ़िया, उड़ाओ इसको भी। और कुछ उड़ा नहीं, तो क्या बचा अपने पास बताओ। इस टी को इधर लाओ, टी को उधर भेजो, बाकी सबको इधर लाओ, तो ये 2 इधर आया, तो 2 पाई ए इतना ही बचा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम पी डिवाइडेड बाई ए, और कुछ बचा, इक्वल टू टी। अब देखो तुमको दिख गया होगा शायद, पता नहीं तुमको दिखा कि नहीं, जो केपलर साहब बोलना चाहते थे वो यहां पे आने वाला है अभी। तुम लोग एक काम करो, पहले पेशेंस के साथ इसको नोट करो, और कहीं कैलकुलेशन में डाउट हो तो मुझसे पूछो, लिखो तो। ध्यान से एक्सप्रेशन कैलकुलेशन खुद से करना, समझते हुए, ये नहीं कि सिर्फ छाप लेना, कहां से क्या काटा है वो देख लेना। अभी कुछ नहीं लिखना, तुम लिखो, मैं लिखा। बोलो। ये तो एक्सपांशन है बस, ये तो किसी इनफाइनाइट सीरीज, हाँ log 1 प्लस x या फिर log 1 माइनस x का एक्सपांशन है। log, अरे लिमिट पढ़ाया ना तुझे, लिमिट में जाके देख, log 1 प्लस x या log 1 माइनस x के एक्सपांशन में x की जगह 1 रख दे, ये सीरीज मिल जाएगा, यानी कि log 2 का वैल्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली। x की जगह 1 रखा है, यार लिमिट में जा, तू मैथमेटिक्स वाला आदमी है भाई, तू ये सब चीज मिस मत कर, मेडिकल वालों के लिए माफ है। कैलकुलेशन ध्यान से समझ में आना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, उसको समझ में आना चाहिए।
फिजिक्स में से अगर मैथमेटिक्स निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ लॉज बचेंगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता था। केपलर साहब लेकिन किसे महान आदमी थे, जो आदमी प्रूव कर रहे थे इसका प्रूफ उन्होंने छोड़ दिया, याद है ना? उन्होंने बस बोल दिया कि ऐसा होता है। किसी ने पूछा क्यों होता है, पता नहीं, मुझे दिखता है, आई कैन सी, तुमको नहीं दिखेगा, मुझे दिखता है कि ऐसा होता है। जैसे अपना अन्य ऐसा होता है, फैक्ट है ये। रामानुजन वो तो दुनिया भर का एक्सप्रेशन देके चला गया आदमी, उससे प्रूफ मांगा नहीं, कैसे पता लगा? मुझे दिखता है। उसको हर चीज पे एक सीरीज दिखाई देगा। क्लास में इतने स्टूडेंट बैठे हैं ना, वो एक सीरीज फॉर्मूला बना देगा इसके ऊपर, ये लो सबका पोजीशन इससे निकाल सकते हो। कोई प्रूफ मांगा तो बोलता था नहीं, प्रूफ नहीं मेरे पास। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे महान लोग, सपने में लिखा, हाँ सपने वपने में लिखता था उसको, लिटरली उसने बोला भी था। ऐसे महान लोग होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं वो कर सकते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग को तो जो सामने है वो भी समझ में नहीं आता। कहाँ हम लोग यूनिक चीज सोचने वाले हैं। अगर जल्दी से जान लगा दिया 1 - e 1 + e को काटने में तो अरे ये ए आगे जाके सी कैसे बन गया? स्पीड ऑफ लाइट बन गया। ए ही था भाई वो, पता नहीं सी लिख दिया, पूछा नहीं तुमसे सी कहां से आया। सब लोगों ने लिख लिया? अब देखो इसको थोड़ा और 2 लाइन और सिंपलीफाई करो, तुमको एक्सप्रेशन दिख जाएगा जो केपलर साहब बोला था। चलिए जी, इस रूट ए को ऊपर लेके जाता हूं, तो मेरे पास आता है t = कितना? 2 पाई। ए तो एक पहले से था, क्या एक रूट ए और आता वापस ऊपर, और नीचे बचता अंडर रूट कितना? GMP। अच्छा ये a है, ये रूट a है, यानी कि इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है। क्या दोनों का पावर ऐड कर सकता हूं? मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत तो आता है, तो क्या बन जाएगा ये? 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट GMP इनटू a टू द पावर 1 इनटू a टू द पावर हाफ, a टू द पावर 1 प्लस हाफ कितना? a टू द पावर, अरे ऐसे ऐसे मत देखो यार, बोल के तुम तो डर लगता है मुझे। a रूट a का मतलब a टू द पावर 1 इनटू a टू द पावर हाफ, दैट मींस a टू द पावर 1 प्लस हाफ, दैट मींस a टू द पावर 3/2। ये लिखा है मैंने, ठीक है ना? तो बोल देता है सामने क्या कर रहा है ये आदमी। अच्छा क्या ये पूरा कांस्टेंट है? 2 पाई कांस्टेंट, g कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 3/2। सही बात। और ध्यान से सोचो, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या t² प्रोपोर्शनल टू aq, यही था उनका लॉ। a रेडियस है क्या? इलिप्स में रेडियस होता है क्या? a का नाम क्या था? सेमी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस 2a था, a का नाम क्या था? सेमी मेजर एक्सिस। यानी कि कोई भी प्लैनेट जो है, जो दूसरे प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सेमी मेजर एक्सिस के होल क्यू के। यानी कि उस इलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस है, यहां सन है अगर, तो ये इलिप्स का सेंटर ये होता था a, ख्याल है? दिस इज a, दिस इज b, दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस, दिस होल इज मेजर एक्सिस 2a। तो जो टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में लगता है उसका स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल क्यूब ऑफ व्हाट? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दैट इलिप्टिकल पाथ। बात समझ आई? तो एग्जैक्ट ये था कहानी केपलर्स का। वो अलग बात है कि इसको हमने सर्कल के लिए प्रूफ कर दिया और सेम ही आया था। किया था, याद है? t² प्रोपोर्शनल टू r³ आया था, जहां पे r सर्कल का रेडियस होता था अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता था तो चलो ये लिख लो, उसके बाद एक लाइन जो लिखा रहा हूं लिख लो, केपलर साहब को श्रद्धांजलि दे दो। आज उनकी आत्मा ऊपर से आज देख के खुश हो रही है, वाह इतने इज्जत के साथ पढ़ा रहे थे। उनकी आत्मा बेचैन रहती होगी नहीं ऊपर जाने के बाद भी, इतना कुछ था उनके पास करने के लिए। मर गया बेचारा। रामानुजन को देख लो, तो केवल 30 साल में मर गया था रामानुजन।
30 साल में मर गया तो इतना मतलब नरक मचा के गया है वो। कहीं 40-50 साल और रह जाता ना, अगर भाई हो गया मैथमेटिक्स पढ़ना छोड़ देता वो, खत्म कहानी हो जाए। शुक्र मनाओ जल्दी मर गया वो। वैसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं, इसलिए अपने टैलेंट को कम ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। अपना ये देख लो, ये मरा अभी जो, अरे नहीं ठीक है, वो भी एक तरह का टैलेंट है मानता हूँ। अभी ये साइंटिस्ट की बात कर रही है, हाँ हकिन्स मरा ना, ये भी क्या क्या बात बोल के गया है भाई, वो सारा बात ही बोल दिया है वो दुनिया का। ऐसा लगता है वो कुछ दिन और जिंदा रह गया होता तो हर चीज प्रूफ कर देता कि भगवान नहीं है, ब्लैक होल ऐसे एग्जिस्ट कर, हाँ वो तो बोल दिया उसने, गॉड डजंट एग्जिस्ट, फाइनली वो बोल के गया। लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं अभी, मेरे अकेले मानने से क्या होगा? मैं प्रूफ कर दूं कि भगवान नहीं है? नहीं प्रूफ तो है बहुत सारा, लेकिन लोग मानता नहीं। चलो लिखो, द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, लिखो स्टेटमेंट लिख लो इसका। द थर्ड लॉ ऑफ केपलर स्टेट्स दैट, the third law of Kepler states that the square of the time period, the third law of Kepler states that the square of the time period, square of the time period of any planet, square of the time period of any planet is proportional to the cube of is proportional to the cube of the semi-major axis, proportional to the cube of the semi-major axis, cube of the semi-major axis of its elliptical orbit, of its elliptical orbit, cube of semi-major axis of its elliptical orbit, elliptical orbit। हो गया? अब इस पे सवाल कैसे आते हैं, मैं एक तो सवाल करता हूँ, लिखो। Imagine a light planet, क्वेश्चन लिखें। Imagine a light planet revolving around a very massive star. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r. In a circular orbit of radius r. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r, small r, in a circular orbit of radius r with a time period of capital T, with a time period of capital T, full stop, on what power of r, small r, on what power of r will the square of time period will depend, on what power of r will the square of time period will depend if the force of attraction, if the force of attraction between planet and star, if the force of attraction between planet and star is proportional to r to the power minus 5/2, if force of attraction between planet and star is proportional to r to the power minus 5/2, अगर ये सवाल में ये सब कंडीशन वंडीशन ना डालता ना तो आंसर वही होता, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर की। मार खाएगा
टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये फिक्स है, ये होगा। लेकिन अभी उसने नया एक फोर्स लगा दिया, उसने बोला कि इस बार जो फोर्स है, हमने जो फोर्स पढ़ा है ट्रैक्शन फोर्स Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसी फोर्स को तो बैलेंस करते थे, याद करो, Fg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर लगाया करते थे, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। तो उसने बोला कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो तुमने पहले पढ़ा है वो नहीं है, इस बार भूल जाओ। इस बार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर -5/2 के। तो अब बताओ कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, r के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगा? अरे लगाओ ना, एक ही रिलेशन है यार, बार बार वही करना है। देखो ये मान लो कोई वही स्टार है अपना, और ये प्लैनेट है, प्लैनेट है, ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है ऐसे, रेडियस आर है, ये तो इस पे क्या क्या फोर्स लगता था याद करो, एक तो इधर Fg और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा, mv स्क्वायर बाई आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों एक ही चीज है। तो यही तो बैलेंस करके हमने निकाला था। तो क्या मैं लिख दूं कि Fg मस्ट बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर, इसको m प्लैनेट बोल दो या फिर सैटेलाइट ही बोल दो इसको, ठीक है, ms, और ये जो स्टार है इसको mp बोल देते हैं, इसके मास। तो जरा ध्यान दो, Fg इक्वल टू व्हाट m सैटेलाइट इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ऐसा लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यानी कि Fg जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -5/2। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो कोई एक कांस्टेंट लगा सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि Fg इक्वल टू सम कांस्टेंट k टाइम्स r टू द पावर -5/2, k कोई कांस्टेंट है, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं। तो Fg के जगह पे मैंने रख दिया k इंटू r टू द पावर -5/2 इक्वल टू ms इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू r। यहां से बताओ ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सबको इधर भेजो, तो कितना आ गया, k डिवाइडेड बाय ms इंटू r टू द पावर -5/2 डिवाइडेड बाय r। अरे होता ये कितना हो गया r का पावर, कोई बताएगा, बोलो ना। -5/2 -1 -7/2, r टू द पावर -7/2। अब ठीक है, क्या ओमेगा को 2π/t लिख सकता हूं, t इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो यहां पे लिखा 2π/t होल स्क्वायर इक्वल टू k/ms इंटू r टू द पावर -7/2। ये क्या बन गया, 4π² डिवाइडेड बाई t स्क्वायर इक्वल टू k डिवाइडेड बाई ms इंटू r टू द पावर -7/2। t स्क्वायर को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर भेजो, जरा बताओ t स्क्वायर इक्वल टू क्या आता, 4π² इंटू ms डिवाइडेड बाई k। अच्छा ये उधर जाके क्या बन जाता, 1/r टू द पावर -7/2, लिख देता हूं चलो, हाँ r टू द पावर -7/2। अब ठीक है, तो क्या मैं इसको लिखूं t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है, पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिखूं t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर, ये ऊपर जाके क्या 7/2 लिख सकता हूं, दिस इज आंसर। ये पावर पूछ रहा था आपसे कि t स्क्वायर जो है वो r के किस पावर के प्रोपोर्शनल है, इस बार आंसर इज 7/2। बात समझ आई, नोट करें। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठा तू, मन मार के बैठा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? कुछ बोल रहे, बोल नहीं बोलेगा।
हो गया सबका? बोलो, लो एक और सवाल लिखो। The mean distance, mean, M-E-A-N, the mean distance, अरे क्या हुआ, कहाँ पे हुआ? अभी देखिए ना, देखो जल्दी, अच्छा लग रहा है कि देखिए, देख लिया? देखो, the mean distance of Mars from Sun, the mean distance of Mars from the Sun is 1.52 times 1.52 times that of the Earth from the Sun. 1.52 times that of the Earth from the Sun. ठीक है, यानी कि इस अर्थ का सन से डिस्टेंस जितना डिस्टेंस है और मार्स का जितना सन से डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1.52 टाइम्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्थ एंड सन। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड, find the number of years required for Mars, find number of years required for Mars to complete one revolution around the sun. Number of years required for the Mars to complete one revolution around the sun. चलिए बताइए, अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 साल सन के चारों ओर घूमने में, है ना? तो आपको बताना है मार्स को कितना टाइम लगेगा। 1.5 साल लग जाएगा। कितना बढ़िया है सर, 1.5 टाइम्स है तो 1.5 टाइम्स इधर कर देते हैं। मिशन मंगल में देखा था, याद है तुझे? वाह, हाँ जी, 1.5 साल लगेगा क्या? हम इतना जानते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर क्यू के, हमें यह पता है बात, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, एम फॉर मार्स, ई फॉर अर्थ, ऐसा लिखा जा सकता है। अरे ठीक है, अब बताओ जरा, तो यहां से मैंने लिखा टी एम बाई टी, सॉरी आर क्यू, हाँ ठीक है, वो प्रिंटिंग एरर है, आर क्यू, ठीक है? तो मैंने लिखा टी एम बाई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
RM बाई RE होल क्यू। टी का वैल्यू कितना होता है, अर्थ को कितना लगता है 1 ईयर, ईयर में ही बात करनी है, तो टी की जगह पे मैंने 1 रख दिया, होल स्क्वायर इक्वल टू RM इक्वल टू कितना दिया है 1.52 RE, ये गिवन है, डिवाइडेड बाई RE पावर 3, RE ने RE को मारा, तो यहां से देखो तो TM स्क्वायर इक्वल टू 1.52 का होल क्यू, निकाल दो कितना रहे, जल्दी कर। मार्कर नहीं दिख रहा है ना, अच्छा अभी दिखेगा, कितना 3.5 होल क्यू किया है ना, स्क्वायर नहीं, हाँ चल अब इसका रूट ले, हाँ 1.87 इतना ईयर्स लगेगा भाई मार्स को एक चक्कर कंप्लीट करने में। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ अरे दोनों के लिए वैलिड है यार, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए और सेमी मेजर के लिए, हमने प्रूफ कर लिया ना, हमने दोनों प्रूफ कर लिया, तो हम हर बार यही लगाने वाले हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। किसी को कोई तकलीफ यहां तक? ये अपना सर नोच रहे, क्या हुआ भाई? ठीक है ना, परेशान दिख रहे हो तुम आज। तुम लोग मासूम मासूम बच्चे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाना पड़ता है तुम लोग को, मुझे खुद ही खराब लगता है कभी कभी, क्या इन लोग को पढ़ा रहा हूं, स्टार सन मार्स। एक और चीज होता है डबल स्टार सिस्टम, पढ़ाऊं क्या? एक्चुअली में क्या होता है ना कहानी, जैसे हम मान रहे हैं कि मून जो है अपने चारों तरफ रोटेट कर रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। रियल कहानी क्या होता है, हम भी घूम रहे हैं, मून भी घूम रहा है, मतलब जैसे ऐसा है कुछ, यहां अर्थ है, यहां मून है, ठीक है ना, अर्थ और मून, तो ऐसा नहीं है कि मून हमारे चारों तरफ घूम रहा है मजे से ना, हम दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, सेंटर ऑफ मास पड़ा होगा, यहाँ एक मास m1, यहाँ एक मास m2, तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होता है, तो बेसिकली अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ सब घूम रहे हैं, ये जो घूम रहा है इसके अबाउट घूम रहा है, ऐसे चारों तरफ ऐसे, और अर्थ जो है वो भी इस सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग घूम रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि हमारा जो अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो अर्थ के बहुत पास आता है, ठीक है ना, और मून का जो सेंटर ऑफ मास है वो बहुत दूर, जैसे यहां मून है यहां अर्थ है, तो यहां कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब ये मून घूमेगा इसके अकॉर्डिंग, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन अर्थ का इतना कम है कि वो फील नहीं होता है, हमको पता नहीं लगता है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं, किसके कंपैरिजन में, मून के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो बात। वैसे ही सन और अर्थ की बात करें तो सन रेस्ट पे है और हम उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं और सन भी घूम रहा है, समझ आ रहा है, यानी कि सब घूम रहा है, सब पागल की तरह घूमे जा रहे हैं, कहानी इतना है, क्यों घूम रहे हैं पता नहीं किसी को, बस घूम रहे हैं। हाँ दोनों प्लेनेट का जहां सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसके अबाउट दोनों घूम रहे हैं, नहीं समझे बात, समझ गए, बहुत बढ़िया। सवाल लिखाऊं और कुछ करोगे सवाल? लिखो, केपलर्स लॉ के ऊपर एक आध सवाल और कराता हूं। केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, लिखो, केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन
square of time period of revolution of a planet, square of time period of revolution of a planet around the sun is given by t square proportional to या फिर t square equal to KRQ, t square equal to KRQ। ये केपलर साहब का ये लॉ बोल दिया, पहले उसने लिखा दिया। आगे क्या बोल रहे हैं? वेयर k इज एनी कांस्टेंट, लिख लो, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, फुल स्टॉप, लिख लिया? आगे बोलूं? इफ masses of sun and the planet, if masses of sun and the planet are capital M and small m respectively, if masses of sun and the planet are capital M and small m respectively, then as per Newton's law of force of attraction, then as per Newton's law of force of attraction, F will be G(m)m by r। इसको सारा कहानी तो बता ही दिया, पता नहीं पूछना क्या चाहता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज F इक्वल टू G(m)m by r square, full stop। Find relation between G and K, फाइंड रिलेशन बिटवीन G एंड K। ये G और K के बीच में रिलेशन पूछा है, पता नहीं है कैसा सवाल है। चलो बताओ क्या होगा। ऑप्शन दिया है GK इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है GMK इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है K इक्वल टू G एंड फोर्थ ऑप्शन है K इक्वल टू 1 बाई G। बताओ दो, फिर से सवाल बोल दूं या लिख लिए? कुछ नहीं, उसने बोला कि सन के चारों ओर कोई प्लैनेट घूम रहा है, सन का मास कैपिटल M है, प्लैनेट का मास स्मॉल m है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KRQ है, यानी कि t स्क्वायर इक्वल टू KRQ दिया है, ये केपलर्स लॉ। और बोला कि इस सन और इस प्लैनेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका वैल्यू है G(m)m by r स्क्वायर। तो आपको इस G और इस K के बीच में रिलेशन बताना है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही सिंपल सवाल है, ट्राई करो। कर लो, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, टाइम पीरियड है तो ओमेगा लाना पड़ेगा। तुम पहले वो बैलेंस फोर्स बैलेंस करके टाइम पीरियड निकाल लो और इसके साथ कंपेयर कर लो, ये जो गिवन है Fg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर, उसका यूज करके तुम टाइम पीरियड ओमेगा निकालो, फिर टाइम पीरियड निकालो और उस टाइम पीरियड को इसके साथ कंपेयर कर लो, रिलेशन आ जाएगा। बार बार एक ही तो फोर्स बैलेंस करते हैं यार, बार बार वही चीज तो कर रहे थे हम। वहां से ओमेगा निकालो या v निकालो, तुम्हारी मर्जी है, और फिर वहां से टाइम पीरियड निकालो। कोई सिंगर विंगर नहीं है क्या क्लास में, गाना वाना गाने वाले? ऐसे कौन बोलेगा कि सर मैं गाऊंगा। साजिद खान, तुझे आता है क्या गाना गाना? कोई टैलेंट है तेरे अंदर क्या? क्रिकेट खेलता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है क्या? हैं? मजाक कर रहा था मैं तो, सीरियस हो गया था। हैं? सही है, मैं इंक्वायरी करूंगा बेटा।
क्या, कौन सा? 2 ऑप्शन, जीएम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। अरे तुम लोग को भी बोलना होता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है तुमको बार बार कि एफ जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर। इट्स योर चॉइस, तुम क्या करना चाहते हो। एफ जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या यहां से ओमेगा स्क्वायर निकल सकता है, कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। एम आर को इधर भेज दो, एम ने एम तो मार दिया, आर इधर आ गया, तो क्या मेरे पास जी एम बाई आर क्यू आ जाता। अरे बोल नहीं रहे हो, यही आता। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाता, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर क्यू। यहां से टी स्क्वायर कितना आएगा बताओ तो, कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई जी एम। क्या यही आता, दिस इज इक्वेशन 2। और एक एक्सप्रेशन उसने पहले ही दे दिया कि टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, के आर क्यू। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों टी स्क्वायर है। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ भी लिख लो सर। फ्रॉम 1 and 2 के आर क्यू मस्ट बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई जी एम। आर क्यू ने आर क्यू को मार दिया, मारा क्या, तो बताओ कितना आ गया, जी एम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। यही तो पूछना चाह रहा था तुमसे। क्या तुलसी बोरो, समझ में आ रहा है। आज मास्क नहीं उतारेगा क्या तू, आज मास्क नहीं उतारेगा क्या, अचानक से ये डर कैसे। सर इसका तबीयत खराब होते रहता है। नहीं ये डर अच्छा है, मतलब बढ़िया है। कहीं हो तो नहीं गया तुझे, हो तो नहीं गया है ना तुझे, बाकी लोग को बचाने के लिए लगाया है, ऐसा ही क्या। यहाँ पे हवा लग गया। तू दोनों के पास एक ही मास्क है शायद, कल वो पहना था तू नहीं पहना था, आज तू पहना है वो नहीं पहना है, मतलब इंटरचेंज करता है। और ये मास्क भी इसका हैंडमेड है, देखो घर से बनवा के लाया है, ये कोई शर्ट वर्ट का कपड़ा काट के बनाया है। और सवाल लिखो। लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ, ये हो गया, फाइंड द रेशियो ऑफ escape velocity, find the ratio of escape velocities at earth, ब्रैकेट में लिख लेना VE, V escape यानी कि V earth। Find the ratio of escape velocities at earth to the escape velocity at a planet to the escape velocity of a planet, ब्रैकेट में लिख लेना VP, to the escape velocity at a planet whose radius and density, mean density, whose radius and mean density are twice as that of earth, whose radius and mean density are twice as that of earth। कोई एक प्लैनेट है, रैंडम प्लैनेट कोई उठा लिया है, दुनिया भर के हैं दुनिया में, तो उस प्लैनेट का रेडियस जो है अर्थ से डबल है और उस प्लैनेट का जो डेंसिटी है, मीन डेंसिटी, वो भी अर्थ से डबल है। तो आपको बताना है जो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी है और जो उस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी होगा उसका रेशियो क्या आएगा। अरे सवाल समझ में आया। तुमको निकालना है V बाई BP। ऑप्शन दे दूं, चलो बताओ। 1:2√2, 1:4, 1:2, 1:√2 एंड 1:2। चलो बताओ जरा। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा आई थिंक,
अंडर रूट 2gm बाई, निकालो, जनरल फॉर्मूला था 2gmp बाई rmp, किसी भी प्लैनेट के लिए लिखा था हमने। बताओ जरा देखें किसका आंसर आता है। कोई नहीं है क्या गाना वाना सुनाने वाला? एक कोई गाना सुना देता यार, जुबिन का बर्थडे है आज। कोई नहीं है क्या? हाँ तुम सुनाएगा? गाना.com से? हट गधा, गाना.com से सुनेंगे। लाइव सुनते थोड़ा फील आता है। इसको मिल ही नहीं रहा, इसकी वेलोसिटी कहाँ पढ़ा दिया मैंने, ढूंढे जा रही है तब से, बेचारी मिला भी नहीं। देखो ओहो, इतना तकलीफ है तुम लोग के जीवन में, अपने नोट्स में नहीं ढूंढ पाते हैं कहाँ पढ़ाया है इसने। अरे ढूंढो, ढूंढ ढूंढ, मिल गया? हाँ आंसर बताओ। मास, मास डेंसिटी क्यों आया है? क्योंकि उसमें एमपी आता था, मास ऑफ प्लैनेट, और मास को डेंसिटी के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ध्यान से, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसको यूज करना होगा बच्चों। और वॉल्यूम कितना होता है? अगर रेडियस r है तो अर्थ क्या है? स्फीयर है। कोई भी प्लैनेट को हम स्फीयर मानते हैं, और स्फीयर का वॉल्यूम होता कितना है? 4/3 पाई r क्यू इंटू डेंसिटी रो। मतलब ये मास के जगह पे आपको यूज करना है। अर्थ का आएगा तो आर ई रो ई आएगा, प्लैनेट आएगा तो आरपी रो पी आएगा। आंसर बताओ। अरमान आलम आंसर बोल। तुम लोग घर जाके ना प्रीवियस ईयर के सवाल को प्यार से सॉल्व करना है, एक एक सवाल पे टाइम देके, ठीक है? जितने भी सवाल पूछे गए हैं, नीट वाले नीट का और जेई वाले जेई का, प्रीवियस ईयर के ग्रेविटेशन के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है बच्चों, और उतना कर लोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक इसमें होगा 50 सवाल है तुम्हारा प्रीवियस ईयर का, 50-60 सवाल होगा, 50 to 60 क्वेश्चन। 1:2√2 सुन के तो सही लग रहा है बच्चे। कौन बोल रहे हो तुम? के सब सुन के सही लग रहा है, हो सकता है, बाकी निकालने के बाद देखते हैं। जान लगा दिया तुम लोगों ने, जान, फिर भी आंसर नहीं आया। कुछ लोग तो क्वेश्चन को घूरे जा रहे हैं क्वेश्चन डर के आंसर ना बोल दे, डर के मारे। ले भाई ऐसे मत देख तू, ये ले आंसर। फर्स्ट ऑप्शन 1:2√2 हो सकता है, चांसेस है, मतलब अरे मेरे देश के विद्वानों, ये फॉर्मूला लगाओ ना, वी स्केप डिवाइडेड बाई वी प्लैनेट। फॉर्मूला लिखता हूं मैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर, √g, यहां पे एम ई आ जाएगा, सॉरी 2g एम ई डिवाइडेड बाई आर ई आ जाएगा, और ये नीचे क्या आ जाएगा? कोई दूसरा जो प्लैनेट है उसका आ जाएगा, 2g mp डिवाइडेड बाई rp। पहले ये तो लिखो, फॉर्मूला तो लिखो दोनों के स्केप वेलोसिटी का। थर्ड ऑप्शन 1:2√2, अब तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, देखते हैं। ओह सॉरी, चलो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है।
1:2√2। अब तो ये लग रहा है सही है भाई। देखो कौन कौन उड़ जाएगा, 2 उड़ जाएगा, जी उड़ जाएगा, ये सब गया। तो तुम्हारे पास बचता ऊपर में एमी और नीचे एमपी। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं, √ME डिवाइडेड बाई एमपी। और ये क्या, ये आरपी ऊपर चला जाता। हाँ बोलो, क्या ये मैंने सही लिखा है? 1:2√2। तब तो शायद सही होगा, फिर सब यही बोल रहे हैं। देखो इधर लिख लिया। अब मास के जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं? चलो लिखते हैं, देखना ध्यान से। ME के जगह पे लिखा मैंने 4/3 पाई REQ इंटू ρe डिवाइडेड बाई MP के जगह पे मैंने लिखा 4/3 पाई RPQ इंटू ρp। और एक RP/RE तो चल ही रहा है। अरे ठीक है ना? हाँ बोलो। हाँ हो सकता है बच्चे, देख लेते हैं, अब आने ही वाला है, 2 मिनट और रुक जाओ। हाँ जी, तो ME और MP के जगह पे ये लिख दिया, और एक RP/RE चल ही रहा था दुनिया में, तो 4/3 पाई 4/3 पाई शहीद हो गए। ठीक है, एक RE भी कैंसिल हो जाएगा, एक RP भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता मेरे पास? मेरे पास आने वाला था अंडर रूट में, बोलो, एक RE उड़ता तो क्या RE² बचता, और नीचे एक RP उड़ जाता तो क्या RP² बचता, और साथ में ρe/ρp। अब तुमको क्या गिवन था? तुमको गिवन था कि जो प्लैनेट का रेडियस है वो 2 टाइम्स RE है, दिया था ना, डबल है, और साथ में जो प्लैनेट का डेंसिटी है वो भी 2 टाइम्स अर्थ के डेंसिटी के बराबर है। ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो RP और ρp के जगह पे ये रिप्लेस कर दो। तो अगर ध्यान से देखो, RE² डिवाइडेड बाई RP के जगह पे रख दो 2RE, तो 2RE होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4RE² इंटू ρe के जगह पे तो ρe ही रहने दो, और ρp के जगह पे क्या लिख दो? 2ρe ने ρe को मारा, RE² ने RE² को मारा। तो देखो ऊपर 1 बचा और नीचे 8 बचा, यानी कि 1/8 अंडर रूट में। अरे बचा, तो मुझे निकालना था VE/VP। तो मैंने क्या देखा कि ये सर 1/√8 आया। क्या √8 को 2√2 लिखा जा सकता है? सो दिस इज द रेशियो, 1:2√2। वीडियो ब्लर हो गया, कोई बात नहीं बच्चे। कहाँ ब्लर है बे? तुम्हारा नेटवर्क खराब है, ठीक ही है इधर तो। क्वालिटी खराब हो गया है? अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चे, क्वालिटी खराब हो गया, जिंदगी खराब हो गया, सब खराब हो गया। चलो कोई नहीं, और पढ़ाऊंगा भी, टेंशन नहीं। नोट करो इसको जल्दी। एवरीथिंग खत्म हो गया, मुझे कुछ सवाल और करा ठीक है, मुझे सवाल अगला क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा मुझे ही नहीं पता है, क्या पढ़ाना है मुझे? अरे कम्युनिकेशन सिस्टम रटना बैठ के, तू भी रटेगी, मैं भी बोलूंगा, हाँ देखो ऐसे होता है, यहाँ एंटीना लगाते हैं, यहाँ से देख जाता है, उधर पास होता है, उधर पास होता है। रोटेशन पढ़ा दो सीधा तुझे। वाह, ये हो रहा है सेंटर में कटाई। हां मतलब सेंटर बिना पढ़े मतलब डायरेक्ट रोटेशन है, वो सब पढ़ा